So today we are going to discuss collision. So collision is said to be occur. Collision is said to be occur when ऑब्जेक्ट क्रश। देखो यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग समझिएगा, मैंने पहले से ही सारा नोट करके रख लिया ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। ऑब्जेक्ट्स क्रश इनटू ईच अदर, फॉर एग्जांपल एन एक्सीडेंट बिटवीन ट्रेन्स, दो ट्रेन के बीच में होने वाला एक्सीडेंट। हेमर से जब आप किसी नेल को स्ट्राइक करते हैं या अपने घर में जब आप कील लगाते हैं, ठीक है, वॉल के अंदर जब आप कील लगाते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिजन, हेमर स्ट्राइकिंग ऑन ए नेल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी? कॉलिजन इज सेट इज एन आइसोलेटेड इवेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइसोलेटेड इवेंट का मतलब है कि बाहर से कुछ और दूसरे फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सिस्टम के फोर्सेस है वही कम ज्यादा हो सकते हैं। इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखिए यहाँ पर भी बात वही आ रही है, जब आइसोलेटेड इवेंट है तो जो भी फोर्स होंगे सब अंदर ही होंगे, एक दूसरे के रिलेटिवली फोर्स होंगे। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर फॉर द रिलेटिव स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब बहुत छोटे समय के लिए जो भी होगा, ठीक, यहाँ पर अपन बात करेंगे जो भी इवेंट होगा बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होगा। क्या होगा? रिलेटिवली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो दो बॉडी आपस में कोलाइड होंगी एंड उन दोनों के बीच में क्या होगा? एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे कौन कौन से लॉ काम करेंगे बेटा? तो पहला लॉ काम करेगा, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करने की बात करूंगा तो मैं दो लॉज की बात करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा हम क्या बात करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब हमने रिकॉइल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सो इन द absence of any external force, in the absence of any external force, the momentum of the system will कंजर्व। क्या होता है? पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। और जब आप इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड इवेंट। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के जो है हमारे कॉलिजन हो गए। फर्स्ट इज इलास्टिक कॉलिजन एंड सेकंड वन इज इन इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कॉलिजन क्या है? सो कॉलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which two body or two or more than two bodies colliding each other and exerts relatively strong force for a small time interval। ठीक है बेटे, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब अपन बात करते हैं अगले आर्टिकल की, वो है हमारा इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड होती है तो हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो नाउ इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या है इसको समझते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ कॉलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस यही डिफरेंस है यहाँ पर, जो आपको मेन क्लासिफिकेशन देगा इलास्टिक और इनइलास्टिक में। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। मतलब हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो कॉलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहाँ पर होता है बेटा? ये एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन होता है, वहां पर हम किसकी बात करते हैं? इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो हम ऐसा एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा इलास्टिक कॉलिजन होता है। वैसे परफेक्ट इलास्टिक मिलना करीब करीब नामुमकिन ही होता है। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कॉलिजन बिटवीन द टू इनवॉयरी बॉल, इनके मटेरियल है, इनकी बॉल्स के अंदर अगर बात करोगे तो एक प्रैक्टिकली कुछ विद कुछ एक्सटेंट तक आपको ये इलास्टिक कॉलिजन की तरह मिलता है। सो मेन पॉइंट क्या है मेरा बेटा? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? से यस और नो? यस सर। चलो, सो आइदर, अब इसकी कंडीशंस क्या होंगे, किन कंडीशन में आप बोलेंगे कि ये एक इलास्टिक कंडीशन हो रहा है? सो आइदर आइदर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अगेन, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। इफ देयर आर एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं, सो दे मस्ट बी इन कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी अपन पहले बात कर चुके हैं। एक कुछ फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ पॉइंट फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, फाइनल इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी आती है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफॉर्म। किसी मैकेनिकल एनर्जी जो है
वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है इन सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया? सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, जस्ट लाइक इसको हमारी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? हमेशा कंजर्व रहेगी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। द फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। वही पहले वाले स्टेटमेंट की बात होगी कि अगर फोर्स इन्वॉल्व है तो देयर मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। ठीक। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी भाई? तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व, वही जो हम लॉ में बात करके आए। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व, यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपका एनर्जी का लॉस किसी भी फॉर्म में नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तो मेरे पास तीन इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मतलब पहला वाला लॉ क्या बता रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अब टोटल एनर्जी कौन? सो मैकेनिकल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। सही है। इंटरनल एनर्जी ये कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट होते किसके फॉर्म में? तो दे आर कन्वर्ट इनटू साउंड हीट। जब भी आपने देखा होगा दो गाड़ियां या दो ट्रेन या दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट और साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा इस केस में। ठीक है। सो नाउ इन इलास्टिक कोलिजन, अब ये इसका दूसरा पार्ट। तो भाई जब इलास्टिक के अंदर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा। सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं अपन? सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पर, वहां पर क्या था? देर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। सही। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? लॉस होगा। अब लॉस होगा तो क्या होगा? इफ टू बॉडीज स्ट्राइक टू ईच अदर, जितने भी बाकी इवेंट हो रहे हैं अदर देन एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल, वो सारे क्या हो रहे हैं? इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। भाई ऐसा कोई इवेंट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कि जब दो बॉडी टकराए आपस में और साउंड प्रोड्यूस ना हो, हीट प्रोड्यूस ना हो। डिपेंड करता है कि हीट ज्यादा होगी कि साउंड ज्यादा होगा, बट होगा जरूर। ठीक है। सो कोलाइडिंग द कॉलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको आप क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। सो यहाँ पर भी क्या होता है? मोमेंटम तो कंजर्व हो जाता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व हो जाती है, पर टोटल होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। टोटल एनर्जी जरूर कंजर्व आप कर सकते हो, टोटल एनर्जी मतलब हीट साउंड सब उसके अंदर आ गए, पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। सम अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो ये साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी सब टोटल एनर्जी के अंदर आ जाएंगे, पर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। कुछ पार्ट जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सम और ऑल अदर फोर्सेस इन्वॉल्व, या तो कुछ या सारे इन्वॉल्व इन द इलास्टिक कोलिजन आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। पहले वाले क्या थे बेटे? कंजर्वेटिव थे। ये कैसे रहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? यस सर। हाँ चलिए सर। अब अपन इसके मैथमेटिकल मॉडल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपन इसके मैथमेटिकल मॉडल पे जाते हैं और यहाँ से आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइएगा, हमको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लगेगा। और चलिए अब अपन बात करते हैं वन डायमेंशन इलास्टिक कोऑर्डिनेट। इसकी बात करते हैं वन डायमेंशन इलास्टिक कोऑर्डिनेट, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारी बॉडीज होंगी वो वन डायमेंशन मोशन में ही रहेंगी। और बात हो रही है इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी इसको आपको समझ में भी आएगा। सो हमने क्या किया बेटा? दो बॉडीज ले ली, ए एंड बी, मूविंग विथ सम वेलोसिटी। ये हमारे पास दो बॉडीज हो गई, ए एंड बी, और डिफरेंट मासेस। दोनों के मास भी हमने क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। तो इसका मास सपोज m1 है और इसका मास कितना है? सपोज m2 है। और ये वाली जो वेलोसिटी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी? u1 है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? ut। u u2 हो गया, एंड दे आर मूविंग विद u1 एंड u2। ठीक है। ये कंडीशन कब है बेटा? बिफोर कॉलिजन। कब है ये? बिफोर कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन जब नहीं हुआ
जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। भाई कॉलिजन होने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो ये वाला कंडीशन कौन सी होगी बेटा, ड्यूरिंग कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन कैसा हो जाएंगी ये, इस तरीके से हो जाएंगी। और जब कॉलिजन फिनिश होगा तो ये अपनी अपनी वेलोसिटी से चलना शुरू करेंगी। ये दोनों एक बॉडी की तरह बिहेव कर सकती है, वो भी कॉलिजन का एक टाइप है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो सपोज ये किस वेलोसिटी से चल रही है, आप v1 वेलोसिटी से, और ये किससे चल रही है, v2 वेलोसिटी से। कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती है। वो आपको अभी धीरे धीरे कैलकुलेशन में समझ में आएगा कि इनकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व जरूर है पर ट्रांसफर तो हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो ये जो हमने इवेंट तैयार किया है या जो डायग्राम्स बना है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि कॉलिजन हुआ है। बिफोर कॉलिजन क्या होगा, दोनों बॉडी अलग रहेंगी। आफ्टर कॉलिजन भी क्या होगा, दोनों बॉडी सेपरेट रहेंगी। ड्यूरिंग कॉलिजन दे कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और यहाँ पर कॉलिजन होने के लिए क्या जरूरी बेटा, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। आप सोचो अगर ये u2 वाली स्पीड से चलती आ रही तो u1 तो कभी उसको टच ही नहीं कर पाएगा। अगर बी वाली बॉडी हमेशा ज्यादा स्पीड से चलेगी तो ये तो इसको कभी टच ही नहीं कर पाएगा ना, बी तो हमेशा डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये डिफरेंस जो है ये मेंटेन नहीं रहना चाहिए। तो पीछे वाली जो है वो आके उसकी स्पीड ज्यादा होना ही चाहिए। अगर उसकी स्पीड ज्यादा नहीं है तो ये डेफिनेटली इसके साथ कोलाइड नहीं करेगी। ठीक है, बढ़े आगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी। वे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। सो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कौन कैसा चल रहा है, आपने बोला कि ए वाला ज्यादा स्पीड में, तो विद रिस्पेक्ट टू बी है वो, आपकी हमारी स्पीड से बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो अपन बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये नया वर्ड आ गया यहाँ पर, अप्रोच मतलब जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। क्या होगी बेटे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने बताया था सेम डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी क्या करना पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगी। सो दैट इज u1 माइनस u2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप सेम डायरेक्शन में चला रहे हैं तो आपको वेलोसिटी क्या करना पड़ेगी, आपको वेलोसिटी माइनस करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। हम्म। यस और सर। मैं यहाँ और मैं यहाँ पर भी ऐसा एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ, क्या एज्यूम कर रहा हूँ, कि v2 इज ग्रेटर देन v1। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये टकराने के बाद भी आगे चलेंगे। सो जब कॉलिजन हो चुका है, आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ कि जो ए है वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और जो बी है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v2 से चल रहा है। सो इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 आफ्टर कॉलिजन, सही है, ये कब बात कर रहे हैं बेटा अपन, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, ए किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ए चल रहा है v1 से, और बी किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो v2 से। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये हो गया। सो अब रिलेटिव वेलोसिटी फिर से अलग, दोनों सेपरेट हो चुके हैं, तो सेपरेट होने पे क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी। पहले अप्रोच था, अब सेपरेशन की बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। बहुत कम ऐसे इवेंट होते हैं जब दोनों एक ही बॉडी की तरह स्ट्राइक करने आए वो। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा बेटे, तो ये होगा v2 माइनस v1। अगेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। ठीक है, अब हमको बात करनी है हमारे जो लॉज थे, उन्हीं पे अपन आके बात करेंगे कि मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर, दोनों बॉडी का जो मोमेंटम है, हमने क्या लगाया, पहला लॉ लगाएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं इसके अंदर, सिंस सिंस देर इज सिंस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये होना जरूरी है, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting, there is no external force acting on the system, on the system, बाहर से कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है। द टोटल मोमेंटम, ये हमारा पहला लॉ था, द टोटल मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई जो पहले मोमेंटम था बाद में मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या था, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम, बहुत सिंपल
कैलकुलेशन है इसकी, बस थोड़ा सा बड़ी जरूर है, आपको समझना पड़ेगी, बाकी ऐसा कुछ बहुत टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं है। सो मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो टकराने के पहले मास इनटू वेलोसिटी, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो तो दोनों को प्लस कर दो। और टकराने के बाद क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा टकराने के बाद हो गया। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। क्लियर? तो m1 कॉमन लीजिए, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन लीजिए, v2 माइनस u2, v2 माइनस, ये हो गया हमारा। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और अपने हिसाब से रीअरेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा? ये u2 माइनस v2। तो एक इक्वेशन हमारी और यहाँ पर तैयार हो गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वेलोसिटीज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बात हो गई? वेलोसिटीज के फॉर्म में। ये हमने लगा लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर है बेटे सभी को? सभी को यहाँ तक यस क्लियर सर। हो गया? चलो, आप कुछ वहां पर थंब वगैरह का सिंबल भी रहता है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सही है, जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो ये भी कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा लॉ अप्लाई करते हैं। दूसरा अप्लाई क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है? इलास्टिक कॉलिजन की बात हो रही है। सो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो दूसरा हमारा क्या सिस्टम है? सिंस द कॉलिजन सिंस द कॉलिजन इज इलास्टिक। कॉलिजन कैसा हमारा? इलास्टिक कॉलिजन है। देयरफॉर देयरफॉर अरे किसका माइक ऑन हो गया भाई? बंद करो। सो therefore the total kinetic energy of the system therefore the total kinetic energy of the system is also conserved। होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसको भी कंजर्व? क्योंकि हमने क्या बोल रखा है? देर इज नो लॉस। जब लॉस नहीं होगा तो कंजर्व होगी। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is equal to kinetic energy आफ्टर collision। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्या फार्मूला है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? हाफ ऑफ mu1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सिंपल बात हो रही है यहाँ पर, तो सारे हाफ तो हटा दीजिए, इनका तो कोई लेना देना नहीं बचा हमारे पास। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अगेन इनको भी अरेंज कर लेते हैं आप। m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। हमने क्या किया? m1 वाले एक तरफ कर दिए, m2 वाले एलिमेंट्स एक तरफ कर दिए। सो नाउ अगेन m1 कॉमन लीजिए, सो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं अपन, तो यहाँ अपन डायरेक्ट एक स्टेप लिख रहे हैं। हमने क्या किया? माइनस को कॉमन भी ले लिया और ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या हो गया? a प्लस बी नो और a। बोलिए बेटा। किसको डाउट आ रहा है बोलो? नहीं a सर, प्लस, डाउट। चलो ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। तो अपन ने क्या लगा दिया? a प्लस बी और a माइनस बी। एक इक्वेशन हमारे पास और रेडी हो गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। सो
दो इक्वेशन हमने तैयार कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में डिवाइड कर दो। क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या था मेरा, m1 u1 माइनस c1, और ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा, मेरे को कुछ और नए रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो मेरा 4 वाला इक्वेशन क्या है, वो है m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। और ये वाला इक्वेशन क्या है मेरा, m2 u2 माइनस v2 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय u2 प्लस v2। अब मैं कर रहा हूँ इसमें इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड। क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड, सो m1 u1 माइनस v1 और ये हो गया मेरा m2, यहाँ माइनस भी लगे हुए हैं, माइनस भी लगा दीजिए, और u2 माइनस v। ये मैंने क्या किया बेटा, इक्वेशंस लेके आया हूँ, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स मेरे कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से। सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, v1 प्लस u1 प्लस v1, और ये मिल गया मुझे v2 माइनस दिस। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके इसको रीअरेंज भी कर लिया। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा था ये, और यहाँ से इसको थोड़ा सा अपन प्रॉपर ही लिख लेते हैं। जो जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखो, आप क्या क्या बचा है आपके पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। हमारा बहुत कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद सिर्फ हमको केसेस डिस्कस करना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, u1 माइनस u2 को मैंने क्या लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन या अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी। ये मैं पहले लिख के आया हूँ, वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, जिसको हमने बोला था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। अब हमको कैलकुलेट करना है अलग अलग केसेस में वेलोसिटीज। क्या कैलकुलेट करना है हमको, कि भाई v1 की वेलोसिटी कितनी होगी और वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कॉलिजन। भाई टकराने के पहले तो हमको पता थी, टकराने के बाद क्या कंडीशन बनना है, वो हमको कैलकुलेशन यहाँ से करना है। और उसमें ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसके आगे के लिए हमको इक्वेशन नंबर 5 पार्ट पार्ट, अब इसके बाद का जो पूरा लेक्चर है वो किसमें होगा, सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसको, रिकॉर्डिंग का जो सेकेंड फेज होगा हमारा। ठीक है, उसके अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको इसके आगे का अगर वॉच करना है तो आप सेकेंड पार्ट में जाके इसको देखेंगे।